डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। यार हमने बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट कराए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट कराए, व्हाट डज दिस मीन? यार ये देखो, मैंने ऊपर हेडिंग भी डाल रखी है कि ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? बैंक से रिलेटेड। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, वहीं पे नोट बनाता हूं ताकि आप पूरा का पूरा इसको अच्छे से कॉपी भी कर पाओ। और अच्छे से सुनना बेटा, मेरे को एक बात बताओ, बैंक में जो तुम पैसा जमा कराते हो, वेन यू विल डिपॉजिट मनी इनटू योर बैंक, अब ध्यान से देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यार आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हो तो एक बात समझने की कोशिश करो, आपके पास जो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होगा, ये कैश क्या होगा बेटा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब ये जो कैश है ना, वो रिड्यूस होगा। आपके यहां कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा, कम होगा। मुझे एक बात बताओ, कैश क्या होता है? कैश मेरा एक एसेट है, और जब आप कैश जमा करा रहे हो तो एसेट का बैलेंस कम हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये एसेट का बैलेंस कम हो रहा है तो कैन आई से दैट मैं क्या करूंगा? उसको मैं उसको क्रेडिट करूंगा। व्हाट आई गोना डू? आई विल क्रेडिट। क्या करूंगा? मैं इसको क्रेडिट करूंगा। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। मैंने कहा जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। कैन आई से दैट? मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। एक बात बताओ, बैंक मेरे लिए क्या है? अगर मैं कहूं तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो बोलो तुम्हारे लिए क्या होगा? एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है यार। 1 करोड़ रुपए फायदा होगा, खरीदोगे गाड़ी बंगला सब कुछ। तो वैसे ही बिजनेस में अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा है बैंक में तो उसके लिए भी क्या है? बेनिफिट। तो बैंक क्या हो गया उसके लिए? एसेट। अब बैंक में अगर पैसा जमा हो रहा है तो ये एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसेट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो आप क्या करोगे? इसको डेबिट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो जर्नल का एक फॉर्मेट उतार लेते हैं, साफ सुथरा कहीं मिल जाए तो। ये रहा, चलो फॉर्मेट उतार लिया यार। यहां से आए, यहां से आए, यहां तक आए, यहां आके एंट्री बनाई अपन ने। क्या लिखी एंट्री? मुझे बताओ इस एंट्री में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? किसका बैलेंस बढ़ रहा है? बैंक का। तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। तो गाइस बैंक डेबिट होगा, और बैंक में जमा कितना हुआ? 5,000 रुपया। तो बैंक का 5,000 से बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा जो डेबिट आया रूल बुक के हिसाब से, उसको हमने डेबिट कर दिया। और मेरा जो कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। गाइस समझ में आ रहा है? गाइस देखो, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अपने को वो बेस क्लियर होना चाहिए जिसपे मैंने बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर आप वो रिवीजन नहीं करोगे तो मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, तुम जो मेहनत कर रहे हो, दोनों की पानी में चली जाएगी यार। आ रहा समझे? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप अगर कहीं से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल ओपन गारंटी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप मान लो इतना लॉजिकल और इतना डेप्थ में, आप किताब पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। किताब बुक पढ़ोगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अपन किस लेवल पे डेप्थ पे जा रहे हैं। प्लस आप क्वेश्चन देख लोगे तो यहां जैसे मैं आपको अरेंज करके वर्कशीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ये जो पुराने चैप्टर पढ़ के आए, उतना अरेंज आपको डेटा भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिवीजन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा और मेरा एफर्ट ना, जिससे अपन एक ब्रिलियंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके लिए ना अपने को रिवीजन चाहिए यार। बिना रिवीजन के क्या होगा? फिर तुम सोचोगे ये बैंक एसेट क्यों होता है, एसेट बढ़ा तो डेबिट क्यों होता है। रिवीजन किया हुआ रहेगा तो बिल्कुल डिटेल में सेशन हुआ है। आ रहा सुन में? तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन क्लियर है, तो मैंने कहा ये हो गया 29। एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं बेटा। अब करते हैं 30th की तरफ बढ़ते हैं। पेड कैश इनटू बैंक ₹2,500। भैया ये भी क्या है? ऊपर वाले में बताया नहीं था कि क्या डिपॉजिट किया, बट ऑब्वियस है, कुछ नहीं गिवन है तो क्या जमा कराया होगा? कैश। सेकंड वाले में बता रखा है क्या जमा कराया? कैश। तो सेम टू सेम वही होगा कॉन्सेप्ट। मैं कैश जमा कराऊंगा तो माई कैश बैलेंस विल रिड्यूस। व्हाट इज कैश? कैश इज माई एसेट। तो यार इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा एसेट तो कम हो रहा है। अरे मेरा एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ ना, मेरा एसेट कम हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है,
ऑन द कॉन्ट्ररी एंड आप बताओ, बैंक में जब मैं जमा कराता हूं तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस विल इंक्रीज। तो कैन आई से दैट माई एसेट इज इंक्रीजिंग। तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। याद करो डेबिट क्रेडिट का रूल, वेन द एसेट विल इंक्रीज यू विल डेबिट, वेन द एसेट विल डिक्रीज यू विल क्रेडिट। तो भैया जो एसेट, डेट है नहीं तो क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट मारो। तो मेरा कौन सा एसेट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट, डेबिट मारा 2500। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे डाला टू कैश। अरे जो एसेट कम हो रहा है उसको क्या करेंगे यार, क्रेडिट करेंगे, मार डाला क्रेडिट अपन ने 2500 टू कैश अकाउंट। नरेश पता ही है तुम्हें, क्लैरिटी है, दिमाग में सेट है। एक काम करो, इन दोनों ट्रांजैक्शन को पहले लिख लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ताकि सोचने का टाइम मिल जाए। अगर वापस कह रहा हूं, अगर ये रूल और ये कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया तो पहले लेक्चर बंद कर दो यार, पहले यहां तक रिवाइज करके आओ। आरस में पहले यहां तक रिवाइज करो, दिमाग में पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो यार। आरस ने हमेशा एक हैबिट बनाओ गाइज, मैंने हमेशा एक हैबिट बना के चली है, चाहे दिन में 3 ही पेज पढ़ूं, बट वो 3 पेज ऐसे पढ़ूं कि मतलब मुझे ना, मतलब भूल नहीं पाऊं, मैं समझ के उनको करूं। दूसरा, रेगुलरिटी डिसाइड कर लो यार, अगर अपने को आज से पढ़ना चालू करना है ना तो रेगुलरिटी मतलब 5 पेज 7 पेज 10 पेज जो आपने अपना एक टारगेट बनाया वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं यार शुरू में लेक्चर चालू हुआ, अरे यार बढ़िया मजा आ रहा है यार, क्या सब्जेक्ट सर ने इंट्रोडक्शन दिया, मजा आ रहा है, 5 लेक्चर 7 लेक्चर 10 लेक्चर, ठीक है यार स्कूल खुलेगी तब देखा जाएगा, स्कूल में देखते हैं क्या होगा। तो गाइस ये ना डिस्ट्रैक्शन है, डिसिप्लिन मतलब यू हैव टू बी फोकस्ड, you have to talk to yourself कि what are your targets and you have to start working according to those targets। क्लैरिटी है बेटा, कॉपी मारो पहले। guys डन। अब देखो बेटा आगे की तरफ 31, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूपल, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूपल ऑफ ₹40,000 गॉट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब गाइज यहां मुझे ये तो नहीं पता, अब ध्यान से देखना, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूपल ऑफ ₹40,000 गॉट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यहां पे 10% पर एनम हटा देना, ठीक है 10% पर एनम हटा देना, क्योंकि डेट नहीं दे रखी ना इसलिए इसकी रेलेवेंस नहीं। आपको जो शीट दूंगा उसमें मैं हटा के आपको दे दूंगा, डू नॉट वरी। मैंने कहा यार ये जो चेक रिसीव्ड है 40,000 का रूपल से बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, मैं आपको दो बार समझाऊंगा ये। मैंने कहा देखो रूपल करके जो कस्टमर थी उसने हमें एक 40,000 का चेक दिया। आपको पता होगा चेक पे एक डेट डलती है, हो सकता है ये जो चेक पे डेट हो ये लेट की हो, मतलब आफ्टर सम टाइम हो। क्या हो बेटा, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद की हो। ध्यान से सुनना, जैसे लेट से 3 महीने बाद की हो, 3 मंथ्स के बाद की हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए आज, रूपल ने चेक दिया 3 महीने बाद का, कितने का चेक दिया, 3 महीने बाद का। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब देखो इसको फेयर में बना लेते हैं। मैंने कहा यार यहां पे मैंने कहा अपन, तो मैंने कहा ये अपना बिजनेस है, ध्यान से देखना, मैंने कहा ये रूपल, अभी अभी मैंने आपको बताया रूपल ने दिया, क्या दिया, चेक, चेक दिया, और ये चेक कब का दिया, चेक फॉर लेटर डेट, मतलब बाद का दिया होगा यार। कितने का चेक था, अमाउंट देख लो 40,000, चेक कितने का था 40,000, मतलब 40,000 रुपए का एक चेक था जो रूपल ने हमें दिया। बट ये जो चेक था ना इसमें डेट कब की थी, डेट थी आगे की। तो यार हम बिजनेसमैन वाले जो हैं हमें चाहिए था पैसा आज, तो हमने कहा यार वेट तो नहीं कर सकते, और रूपल हमारी कस्टमर है तो इस पे हम प्रेशर भी नहीं डाल सकते। अरे अगर कोई दुकान पे आपके माल खरीदने आ रहा है, रेगुलर कस्टमर है, लेट्स से आपके पड़ोस में दुकान वाला है, अब आप हमेशा हर महीने उससे सामान खरीदते हो और अगले महीने की 10 तारीख तक का पेमेंट करते हो। अब यार हुआ क्या, तुमने एक दिन सामान खरीदने गए, दुकानदार ने कहा बोले भैया पैसे इस बार तो आपको हाथों हाथ देने पड़ेंगे, मेरी माली हालत जो है वो खराब है, मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, खराब है। तो यार अब हुआ क्या, जब ऐसा बोला गया
तो आपको लगता है वो कस्टमर हमारा कस्टमर रहेगा? नहीं। तो अगर कस्टमर ने हमें लेटर डेट का चेक दिया है तो हम कस्टमर से कोई बहस नहीं करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। हमारी हालत खराब है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या नाम है उस ऑप्शन का? बैंक। सर बैंक ऑप्शन कैसे हुआ? अरे मैंने कहा सुनो तो सही, आरस में सुनो तो सही। तो मैंने कहा ये बैंक है। क्या है बेटा? ये बैंक है। तो मैंने कहा आप देखो ध्यान से, ये बैंक है। हम बैंक के पास गए और बैंक के पास हमने ये 40,000 का चेक उनको दिखाया। हमने बैंक को कहा देख भैया बैंक, अब तुम्हें मैं बता दूं ये बैंक का काम क्या होता है। देखो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता बैंक क्या करता है, अभी बताता हूं। बैंक का काम होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसा लेना, और लेंड करना एज अ लोन। लेंड एज अ लोन मतलब लोगों को उधार देना। तो भैया बैंक के पास जब एक आदमी गया कि मुझे पैसे की जरूरत है, आरस में, तो बैंक के लिए तो चांदी चांदी, बैंक के तो काम ही यही है, लोग आएंगे उनको उधार देना। तो यहां पे ये बिजनेस वाला आदमी गया, इसने कहा बोले बैंक बैंक हमारे पास एक है 40,000 का चेक। बैंक ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या करें? बोले यार इसमें जो तारीख लिखी है ना ये बहुत आगे की है, हमें पैसे की जरूरत है आज, चेक है 3 महीने बाद का। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 3 महीने लिखा हुआ नहीं है, समझाने के लिए। मैंने कहा हमें चाहिए पैसा आज, यहां डेट लिखी है 3 महीने बाद। तो बैंक ने कहा क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा यार देखो बैंक तुम्हारा काम है उधार देना, तो तुम एक काम करो 40,000 का चेक है, तुम हमें आज पैसा दे दो, और हमें आज पैसा देके तुम 3 महीने बाद रूपल से ये चेक के सामने पेमेंट ले लेना। बैंक ने कहा ठीक है। बोले हम आज पैसा दें और हमें पैसा मिले 3 महीने बाद, हम बेवकूफ तो है नहीं। तो बोले भैया तुम्हें ये जो हम 3 महीने पहले पैसा दे रहे हैं, मतलब ये चेक है और ये है इंटरेस्ट चार्जेस, जिसको टेक्निकल टर्म में हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस आरस में क्या कहते हैं अपन? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो यहां पे हुआ क्या, हमने कहा भैया तू हमसे डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लियो। बैंक को कहा, क्या कहा बैंक को? डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लियो। कहने का मतलब है बैंक को मिलेंगे 40,000 3 महीने बाद और बैंक आज देगा 36,000। अब आप देखो तीनों पार्टी का काम हो गया। भाई रूपल को आज पैसा नहीं देना था, 3 महीने बाद देना है। रूपल को आज देना ही नहीं है, कब देना है? 3 महीने बाद। बिजनेस को आज पैसा चाहिए था, बैंक तैयार है कि मैं आज पैसा देने को रेडी हूं, आरस ने। और बैंक को देखो आप कमाई हो गई, बैंक को कमाई हो गई। भैया 40,000 मिलेंगे 3 महीने बाद, आज देने 36,000। तो भैया ये जो 4,000 रुपए है बैंक के तो यही कमाई है, बैंक के तो यही चांदी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये बिजनेस को तो नुकसान हो गया 4,000 रुपए का। अरे भाई बिजनेस को बेनिफिट भी तो हो रहा है, पैसा भी तो मिल रहा है आज। तो उस पैसे के लिए बैंक, ये बिजनेस क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। स्टोरी क्लियर है? सर ये 4,000 कैसे निकाला आपने? अरे यार लिखा है ना 10%, तो 40,000 का मैंने 10% निकाल दिया, तो कितना आ गया? 4,000। समझ में आ गया? वहां टेक्निकल लैंग्वेज क्या लिखी है अब देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूपल ₹40,000 गॉट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। यहां इंटरेस्ट लिखा है, वैसे डिस्काउंटिंग भी बोल सकते थे आप 10%। स्टोरी क्लियर है? अब मैंने कहा यार एंट्री यार इस बिजनेस के लिए ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। क्या बोला मैंने? एंट्री ना इस बंदे के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी। मैं अब आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, जितनी बार करना चाहो स्टार मार्क कर लो। बहुत ही धांसू, बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है, मतलब मजा आएगा तुम्हें करने से, ठीक है? मतलब दिमाग एक बार घूम जाएगा। हमेशा याद रखना एज अ स्टूडेंट ना, मतलब दिमाग ना ऐसा, मतलब जो बिल्कुल तड़कता भड़कता और डेंजरस एडजस्टमेंट हो ना, उसमें मजा आना चाहिए। अगर यू आर लुकिंग फॉर इजी एडजस्टमेंट, आपने देखा और आ गया, तो मतलब यार आप सीखने वाले बच्चों में से नहीं है। इसका मतलब आपको तो चाहिए बस ठीक है कुछ भी दे दे और आंसर आ जाए। यार एक चैलेंज जो होता है ना वो लेने वाला आदमी होना चाहिए। चलो आओ, तो मैंने कहा अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ, और भी बहुत सारी कहानियां जो अभी आपको देखने को मिलेगी।
मैंने कहा जब भी आपको चेक रिसीव्ड होता है, अब ध्यान से देखना ये दो कहानियां मर्ज होंगी अभी। जब भी आपको चेक रिसीव्ड होता है आप उसके साथ दो खेल खेल सकते हो, मतलब आप उसके साथ दो में से कोई भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब दो कौन से ट्रीटमेंट है अभी मैं बता रहा हूं आपको। आपको जब भी चेक मिले आप दो काम कर सकते हो, यू कैन डिपॉजिट इन द बैंक और यू हैव डिसाइडेड नॉट टू डिपॉजिट। तो आइदर यू हैव डिपॉजिटेड द चेक और यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द चेक, डिपॉजिटेड इन द बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ध्यान से सुनना, अब ये भी आगे के आने वाले जबरदस्त एडजस्टमेंट का नोट है। मैंने आपको क्या कहा, सारे ट्रांजैक्शन ऐसे मैंने छांट छांट के सीक्वेंसली अरेंज किए हैं, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आ रहा समझना, अब बस आपको एक एक ईमानदारी से समझना है। अब देखो यहां पे मैंने कहा डिपॉजिटेड इन द बैंक आया। अब लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली यार, वेरी वेरी केयरफुली। मैंने कहा अगर मैंने चेक मिला और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया हाथों हाथ, तो मैं एंट्री मारता हूं, मैं मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ाता हूं। ध्यान से देखना, मैं मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ाऊंगा और मैंने कहा मैं उस कस्टमर से जिससे चेक मिला है उसको क्रेडिट कर दूंगा। अरे यस के नो यार, बोलो। अरे तुम्हारे पास चेक आया, तुमने बैंक में जमा कराया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक तुम्हारे लिए क्या एसेट, और एसेट का बैलेंस बढ़ा तो क्या करोगे, डेबिट, तो आप डेबिट मारोगे। स्टोरी समझ में आ रही है? नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा तुम ऐसी एंट्री मारोगे, सर बैंक आपने डेबिट कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल। सर कस्टमर आपने क्रेडिट क्यों किया? यार एक बात बताओ, आप एक एंट्री सोचो, एंट्री सोचो, एंट्री मेरे को कहीं याद आ जाए तो एंट्री दिखा के हैंड्स प्रूव करते हैं ना अपन, हैंड्स प्रूव खेलते हैं अपन। ये देखो, ये देखो, ये वाली एंट्री देखो। मुझे एक बात बताओ, ये एंट्री में तुमने राम को डेबिट क्यों किया था? याद करो, ये एंट्री में तुमने राम को डेबिट क्यों किया था? तुमने कहा हमने माल बेचा राम को उधार में। वापस देख लो ये 12th नंबर का ट्रांजैक्शन, जर्नल वर्कशीट नंबर 1। आपने राम को उधार में माल बेचा, राम को उधार में माल बेचा, आपने राम को अपना एसेट बना लिया। एक बात बताओ, राम को आपने एसेट बना लिया तो आपने डेबिट किया। अब मैंने कहा ऐसे ही जब यहां पे मैं बताऊं, जिसको हमने उधार माल बेचा था उसने जब फ्यूचर में हमें चेक दिया, तो भैया मैं यही कहूंगा ना, मेरा वो जो कस्टमर मैंने एसेट बनाया था वो एसेट अब खत्म हो गया। अरे जो मैंने एसेट बनाया था, अरे उधार माल बेचा तो राम को डेबिट किया। अब मैंने कहा भविष्य में जब राम मुझे चेक देगा तो राम को मैं क्रेडिट करूंगा ना, मेरा जो एसेट है वो खत्म हो जाएगा। अरे बोलो यार, क्लैरिटी है ना इसमें? अब सुन, मैंने कहा चेक रिसीव हुआ और आपने हाथों हाथ बैंक में डिपॉजिट कर डाला, एंट्री। मैंने कहा आपके पास चेक आया, आपने कहा अभी डिपॉजिट नहीं करेंगे। क्या बोला आपने? अभी डिपॉजिट नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे बाद में, कुछ दिनों बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो अगर आप चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते तो आप एक एंट्री मारोगे चेक इन हैंड। मतलब आप बैंक को तो डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक में पैसा गया ही नहीं, अभी बैंक में वो चेक गया ही नहीं। तो आप चेक इन हैंड को डेबिट मारोगे, आ रहा सुनने? और आप क्रेडिट किसको करोगे? चेक इन हैंड को डेबिट मारोगे और आप क्रेडिट किसको करोगे? आप करोगे कस्टमर। अरे चेक तो आ गया ना, तो जो कस्टमर तुम्हारा एसेट था वो एसेट तो खत्म हो जाएगा। बट हाँ, तुम अपने बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ाओगे, तुम कहां रखोगे इसको? चेक इन हैंड में। कहां रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? चेक इन हैंड में। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये चेक इन हैंड डेबिट क्यों हुआ? अरे ये एसेट है तुम्हारा, तुम्हारे पास हाथ में एक चेक पड़ा है 10,000, 15,000, 20,000 का, तो तुम्हारे लिए क्या है? वो एसेट है। तो मैंने कहा एसेट बढ़ रहा है इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं, और ये कस्टमर है, इसको मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो मैंने डेबिट किया था उधार बेचते वक्त एसेट बनाया था, अब चेक दे दिया तो एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यार यहां पे वो जो एसेट बढ़ रहा है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है, वो जो एसेट बढ़ रहा है, मैंने वो एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने डेबिट मारा। और यहां पे वो जो मेरा एसेट कस्टमर को मैंने बनाया था उधार में माल बेचते हुए, वो अब खत्म हो गया क्योंकि अब ये पैसे दे चुका है। स्टोरी यहां तक क्लियर है? तो मैंने कहा एक बात बताओ, जो चेक अभी डिपॉजिट नहीं हुआ,
उसकी आपने ये एंट्री मारी। बट आपको ये तो पता है, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा ये चेक आज जमा नहीं हुआ, when deposited at a later date। क्या बोला मैंने? when deposited at a later date। अरे ये कभी ना कभी तो चेक जो आपके पास आया है जमा होगा ना, तो जब ये आगे जाके जमा होगा तब एंट्री क्या आएगी? मैंने कहा एक बात बताओ, हमने ये चेक इन हैंड को डेबिट माना, चेक इन हैंड को अपना एसेट माना। अब मैं ये कह रहा हूं ये जो चेक इन हैंड है, ये चेक इन हैंड क्या हो गया? ये जो चेक इन हैंड मेरा एसेट था, वो एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे यस के नो? तो मैं यहां इस एसेट को खत्म कर दूंगा। अरे जो हाथ में चेक था वो नहीं रहा, कहां गया? बैंक में। तो वो हाथ वाला एसेट तो खत्म हो गया, और वो एसेट अब कहां बन गया? बैंक में। क्या बन गया? बैंक में। अब कई बच्चे ऐसा देखते हैं, थोड़ा छोटा करते ताकि दिख जाए। अब देखो कई बच्चे इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, मैं बताता हूं तुम्हें। जब बच्चे इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करते हैं, जब इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो वो क्या कहते हैं पता है? ध्यान से देखो फुल स्क्रीन में। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं यार आपने चेक इन हैंड को डेबिट किया और आपने बाद में जब डिपॉजिट हुआ चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। इनडायरेक्टली एंट्री तो आपने वही मारी ना यार, बैंक टू कस्टमर। जो चेक डिपॉजिट होता है हाथों हाथ तो एंट्री आती है। मैंने कहा बिल्कुल आती है जी, मैंने कहा बिल्कुल नेट इंपैक्ट वही आ रहा है। पर मैंने कहा यार ये डिफरेंट डेट पे, समझे नहीं तुम। लेट्स से कि ये ट्रांजैक्शन था 1 तारीख को, चेक जब आया, चेक डिपॉजिट हुआ 25 तारीख को। अब आपने जब अपनी बुक्स में चेक इन हैंड को डेबिट किया, और जब जब चेक इन हैंड में बैलेंस दिखेगा आपको याद आएगा कि कोई चेक ऐसा है जो हाथ में पड़ा है बट बैंक में जमा नहीं कराया। अरे अकाउंट्स की जो एबिलिटी है वो यही तो है, आपको पूरे बिजनेस का ओवरव्यू मिलेगा। तो आपने चेक इन हैंड को डेबिट कर रखा है, तब तक आपको ये इंडिकेशन रहेगा कि चेक इन हैंड में बैलेंस है, चेक इन हैंड को डेबिट किया, मतलब आपके पास ऐसा चेक है जो आया है बट आपने अभी तक जमा नहीं कराया। आ रहा समझ? जैसे ही आपने चेक को जमा कराया, चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ, तो डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास चेक इन हैंड था, वो आपने जमा कराया, क्रेडिट हो गया, मतलब मामला खत्म। बट अगर आप डायरेक्ट बैंक टू कस्टमर एंट्री मार देते जैसे हाथों हाथ डिपॉजिट में मारते हो, तो यार आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पता पड़ा वो चेक कहीं कॉपी वॉपी में रजिस्टर में यही पड़ा है और धूल खा रहा है वो। तो यार अकाउंटिंग का तो पर्पस ही यही है कि हमें पता रहे सब कुछ। तो इसलिए क्या है, ये 2 एंट्री मारना क्या है हमारे लिए जरूरी। तो मैं एक काम करता हूं, ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाऊंगा, बट पहले तुम यहां तक एक बार कॉपी मारो यार, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चलेगा ना, थोड़ा लंबा चलेगा, तो उसमें ऐसा नहीं हो कि अपन थोड़ा सा लॉस्ट हो जाए। तो पहले यहां तक एक बार कॉपी करो, क्लैरिटी है। तो मैंने कहा यार देखो हमने नोट वोट बना लिया, यहां पे नोट लिख देना, यहां पे नोट की हेडिंग आप लोग डाल दो स्टोरी ऑफ द चेक। अरे अपने सारी की सारी कहानियां ही तो है अपने पास, और है क्या यार, डालो स्टोरी ऑफ द चेक। ठीक है। अब मैंने कहा ट्रांजैक्शन से कनेक्ट करते हैं। सर अभी तक ट्रांजैक्शन आया ही नहीं था क्या? नहीं यार, कहाँ आया ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन ही करना पड़ा ना अभी तक तो। चलो आओ, समझ जाने की गारंटी, आप चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, बस अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे। एक चीज बस याद रखना, पूरे लेक्चर में कभी भी ब्रेक ले लेके मत देखना। ऐसा नहीं कि 10 मिनट हो गए, आप मम्मी ने आवाज मारी, कुछ पानी पूरी टाइप आइटम बनाया, आजा 5 मिनट क्या फर्क पड़ता है, और आप चले गए, तो भैया ये पूरा का पूरा पानी में चले जाएगा, पानी पूरी के चक्कर में। आ रहा समझे? तो ऐसा मत करना। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा यहां पे अब मैं अगर आपको बोलूं तो यार इस ट्रांजैक्शन में देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूपल, आपके पास चेक रिसीव हुआ रूपल से। मुझे एक बात बताओ, ये जो चेक रूपल से रिसीव हुआ, क्या आपने बैंक में जमा कराया? नहीं। ध्यान से ध्यान रखना, ये जो चेक है आपने बैंक में जमा नहीं कराया, क्योंकि बैंक में जमा नहीं करा सकते, डेट 3 महीने आगे की है। तो आप एंट्री मारोगे सबसे पहले चेक इन हैंड, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं है चेक, तो आप चेक इन हैंड की एंट्री मारोगे। आप यहां पे अमाउंट लिखोगे 40,000। कितना अमाउंट लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 40,000। और आप यहां क्रेडिट करोगे, और क्रेडिट में नाम डालोगे रूपल का। किसका नाम डालोगे क्रेडिट में? रूपल का। तो यहां रूपल लिख दिया। और नरेशन,
अब यार मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि 40,000 चेक इन हैंड में क्यों आया, क्योंकि ये चेक रूपल से मिला तो है, डेट आगे की थी। अरे पूरी स्टोरी सुना के लाया हूं मैं तुम्हें। ये देखो चेक कब की थी, लेटर डेट की थी, तो मैं जमा तो बैंक में करा ही नहीं सकता था। तो मैंने इसलिए क्या किया, चेक इन हैंड टू रूपल एंट्री मारी कि चेक मेरे हाथ में पड़ा है। बट यार हालत खराब थी, हालत खराब थी तो जाना तो था पैसे लेने। तो हमने एक बैंक को अप्रोच किया। हमने बैंक को कहा यार तू आज पैसे दे दे, तू ये चेक इन हैंड ले ले। तो हमने उस बैंक को ये चेक इन हैंड दिया, तो मेरे हाथ में ये जो एसेट था चेक इन हैंड नाम से, ये एसेट तो चला गया। यार स्टोरी ऑफ द चेक में आपको चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। जो चेक आपको मिला और आपने बैंक में जमा नहीं कराया वो डेबिट रखोगे, और जब वो आप चेक बैंक में जमा करा देते तो भी चेक इन हैंड आता, बैंक को दे दिया तो भी चेक इन हैंड आया, क्योंकि ये एसेट तो आपके यहां से चला गया। अब मैंने कहा मेरे बैंक में कितना पैसा आया, अरे बैंक वाले मुझे पैसा देंगे ना। तो मैंने कहा मेरे बैंक में पैसा कितना आएगा, मैंने कहा अभी देख लेते हैं। 40,000 का चेक था। इस 40,000 के चेक में से 4,000 रुपये हमने डिस्काउंट के कटवाए। कितने कटवाए, 4,000। तो मेरे बैंक खाते में कितना आएगा, 36,000। अब आप देखो पूरे ट्रांजेक्शन को समझना। 40,000 का चेक दिया, 36,000 रुपये मिले, 4,000 का लॉस हुआ। 4,000 का मेरे प्यारे बच्चों लॉस हुआ। ये जो 4,000 का लॉस हुआ ना अपने को, ये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है। इंटरेस्ट चार्जेस भी लिख सकते हो, बट डिस्काउंटिंग ना एक बेटर टर्म होता है इस वाले केस में। तो आप क्या लिखोगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट। अब एक बार और स्टोरी समझा देता हूं मैं, आखिरी बार। ये बैंक क्यों डेबिट हुआ, बैंक एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। ये चेक इन हैंड जो मेरा एसेट था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। देखो लॉजिक भी यहां लिखवा रहा हूं, लॉजिक में यहां लिखवा रहा हूं, आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। सोच सकते हो तुम बाद में भी। फटाफट ये एंट्रीज मारो यार, फटाफट ये दोनों एंट्रीज मारो जो इस ट्रांजैक्शन में बहुत बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो मैंने अभी करवाया आपको।